हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक स्टार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटअप एग्जाम के लिए जो 1000 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस है उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार फटाफट से दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। तो एक बार सभी लोग फटाफट से दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। राजेश कुमार जुड़ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से आप लोग दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं आप लोगों के बीच में, रूपाली गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं सर। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने के लिए पूरा एकदम 1000 प्रश्नों का सीरीज बनाए हैं हमने, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारा गेस्ट प्रश्न है और सेंटअप एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। शुरू से पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर को हम लोग करेंगे। देख सकते हैं 144 पेज का PDF बन चुका है और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल से लेके हार्ड प्रश्न तक सारे चैप्टर वाइज सारा अरेंज है। चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए एकांकिकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण और डी है ललित निबंध। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना बातचीत है आखिर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तेजी में कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहना है। पहला नंबर प्रश्न का जवाब आना चालू हो चुका है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपाली कुमारी दे रही है, बिल्कुल सही जवाब है ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, बताइएगा कि किस युग के निबंधकार थे। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद युग, बी है भारतेंदु युग, सी है द्विवेदी युग और डी है स्वाते स्वात्रियोत्तर युग के। ठीक है, तेजी में कमेंट करना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ये सब। ऑप्शन नंबर ए है प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी है द्विवेदी युग और डी है स्वा स्वातंत्र्योत्तर जो लिखा हुआ है इस युग का, स्वातंत्र्योत्तर। ठीक है, स्वातंत्र्योत्तर युग के। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आखिर कौन से युग के हैं। एक बार फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो इसका उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका किस चीज का, तो बातचीत का। ऑप्शन नंबर ए है विद्वतापूर्ण बात करना, बी है तर्कपूर्ण बात करना, सी है भीड़ से बात करना और डी है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तेजी में बताइएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेजी में जवाब दीजिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। डी जवाब आना चालू हो चुका है। तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। और ये सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तेजी में कमेंट कीजिए कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्वता सॉरी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर यानी कि शांति से बात करना, अवाक होकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है तर्क, बी है जिज्ञासा, सी है आत्मीयता और डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
एंजल प्रिया सी बता रही है। तेजी में कमेंट कीजिए कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता और डी है प्रवाहपूर्ण भाषा। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि सब संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आत्मीयता इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1884 को, बी है 20 जुलाई 1902 को, सी है 20 जुलाई 1902 को और डी है 18 दिसंबर 1834 को। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844, बी है 23 जून 1844 और ये ऑप्शन ए और बी दोनों, एक है 84 और दूसरा है 44, गौर से देखिएगा, ठीक है। और सी है 20 जुलाई 1902 और डी ऑप्शन है 18 दिसंबर 1834। थोड़ा देख के जवाब दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। एक में 23 जून 1844 है, एक में है 23 जून 1844 है। क्यूट बेबी का जवाब आना चालू हो चुका है। तेजी में जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। इंपोर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1844, बी 23 जून 1884, सॉरी 1844 और सी है 20 जुलाई 1902 और डी 18 दिसंबर 1834। जवाब आना चालू हो चुका है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जून 1844 को, 84 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर अल नहीं होगा, बाल होगा। बाल कृष्ण भट्ट की, बी है प्रताप नारायण मिश्र की, सी है श्रीनिवास दास की और डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो तेजी में कमेंट कीजिएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिए और बताइए कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है 100 अजान एक सुजान, सी है सद्भाव का अभाव और डी है परीक्षा गुरु। तेजी में बताइएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इंपॉर्टेंट है, तेजी में एक बार कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान एक सुजान, सी है सद्भाव का अभाव और डी है परीक्षा गुरु। कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रूपाली बिल्कुल सही जवाब था। 8 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन नंबर ए है रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका और डी है प्राच्य विधा। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि आखिर कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। तेजी में कमेंट कीजिए। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये जो 8 नंबर प्रश्न है कि कौन-सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, रेल का विकट खेल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या जवाब होगा? तो रेल का विकट खेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने कौन-सी मासिक पत्रिका निकाला था? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, बी है कर्मवीर, सी है हिंदी प्रदीप और डी है ज्योत्सेना। ठीक है, तो तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि आखिर बालकृष्ण भट्ट ने कौन-सी जो है मासिक पत्रिका निकाला था? ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी है हिंदी प्रदीप और डी है ज्योत्सना। तेजी में कमेंट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि आखिर कौन-सी मासिक पत्रिका है? तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन-सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप। ये तो सभी के मुँह पर अब याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बातचीत किस विधा की रचना है? ये ऐसा प्रश्न तो पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए बताइए कि बातचीत जो है किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है आलोचना, बी है गीत, सी है शोध और डी है निबंध। तेज़ी में कमेंट कीजिएगा कि आखिर बातचीत किस विधा की रचना है? तेज़ी में कमेंट कीजिए, तेज़ी में, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, निबंध है, ठीक है? निबंध इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ऑप्शन नंबर ए है फ्राइडे, बी है संडे, सी है एडिसन और डी है स्टील। आखिर किसके मुँह से सुनी थी? एक बार तेज़ी में आप लोग कमेंट कीजिए और बताइएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे बिल्कुल याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, सी है नामवर सिंह और डी है बालकृष्ण भट्ट। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? 12 नंबर प्रश्न का तेजी में जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि बातचीत पाठ के निबंध के जो निबंधकार है कौन है? बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, बी है भाषण की शैली, सी है संवाद की शैली और डी है इनमें से कोई नहीं। एक बार तेजी में सभी लोग देख कमेंट कीजिएगा फटाफट से। और इसमें सेंटअप एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे चैप्टर्स का, सारे जितने भी ग्रामर का है, सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो बताइएगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? टोटल हमने 1000 प्लस क्वेश्चन बनाया है, ठीक है? हिंदी का। तो 13 जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो 13 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बातचीत की शैली बिल्कुल सही जवाब है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका बिल्कुल सही है, बातचीत की शैली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है रामविलास शर्मा। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? जवाब आना चालू हो चुका है। तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए, सी बता रहे हैं बहुत से लोग। तो बताइए कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है?
एंजल प्रिया का सी आ रहा है जवाब। तो 14 नंबर जो प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ का उत्तर प्रदेश, बी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तेजी में कमेंट कीजिए सभी लोग कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। कमेंट आना चालू हो चुका है तेजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सेंट्रल एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। रूपाली का जवाब आना चल हो चुका है, अंजल प्रिया जवाब दे रहे हैं, क्यूट बेबी जवाब दे रहे हैं। तो 15 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तेजी में कमेंट करना है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर ए है आर्यावर्त, बी है हुंकार, सी है हिंदी प्रदीप, डी है पंजाब केसरी। तेजी में कमेंट कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट ने आखिर किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले जवाब आ चुका है अंजल प्रिया का। ठीक है, तेजी में कमेंट करना है आपको कि आखिर बालकृष्ण भट्ट का जो है कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। सबसे पहले जवाब आ चुका है किसका? तो एंजल प्रिया जवाब दे चुके हैं। फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजल प्रिया, रूपाली, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो हिंदी प्रदीप इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप बिल्कुल सही जवाब है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में डाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए 1877, बी 1888, सी 1890 और डी है 1894। फटाफट से कमेंट कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार फटाफट से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है, तेजी में कमेंट कीजिए। चलिए रूपाली बी बता रहा है, फटाफट से कमेंट करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जितने भी दोस्त हैं फटाफट से बुला लीजिए सभी को। और आज यहाँ पर जितने भी सेंटर एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। बी जवाब आना चालू हो चुका है, क्यूट बेबी का भी जवाब आ चुका है। तो 17 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? तो 1877। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती, बी है वेणी संहार, सी है मेघदूतम और डी है मेघनाथ वध। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती, बी है वेणी संहार, सी है मेघदूतम और डी है मेघनाथ वध। तेजी में कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फटाफट से जवाब दीजिएगा सभी लोग, क्या कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्यूट बेबी का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। फटाफट से बताइए कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की द्वारा रचित नहीं है। सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए। रूपाली का जवाब आ चुका है, अंजल प्रिया का जवाब आ चुका है। चलिए तो 18 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर याद रखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया, कालिदास द्वारा लिखा गया, याद रख लीजिएगा। इसको किसने लिखा है? तो कालिदास ने मेघदूतम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए है मैलांचल, बी है गोदान, सी है 100 जान एक सुजान और डी है अंतराल। फटाफट से हम लोग सेंटर एग्जाम के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैलांचल, गोदान, 100 जान एक सुजान और डी है अंतराल। तेजी में कमेंट कीजिए, तेजी में। क्यूट बेबी वायरल का जवाब आ चुका है, फटाफट से जवाब दीजिए। एंजल प्रिया का जवाब आ चुका है। ठीक है, तेजी में सभी लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका आप लोग फटाफट से उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 100 जान एक सुजान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर
ए है भजन, बी है नंदी पाठ, सी है मंगलाचरण और डी है आरती। चलिए ये प्रश्न पढ़ने से पहले ही उत्तर जो है आना चालू हो चुका था। एंजल प्रिया भी बता रहे हैं, ठीक है। तो नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है भजन, बी है नंदी पाठ, सी है मंगलाचरण, डी है आरती। एंजल प्रिया का, क्यूट बेबी का और रूपाली का भी जवाब आ चुका है। तो ये जो प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ। नंदी पाठ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नंदी पाठ बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तो ये प्रश्न तो पूछ देता है, सिंपल प्रश्न है लेकिन पूछ देता है क्योंकि डेट से रिलेटेड है कि आखिर कितने साल तक। ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 16 वर्ष और डी है 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तेजी में 10 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष, सी है 16 वर्ष और डी है 18 वर्ष। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि आखिर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को लगभग नहीं 16 वर्षों तक जो था मुख देखने को नहीं मिला था। 16 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 16 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी है बेन जॉनसन, सी है स्पेंसर और डी है मिल्टन। तेजी में कमेंट कीजिएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है एडिसन, बी है बेन जॉनसन, सी है स्पेंसर और डी है मिल्टन। कमेंट कीजिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तेजी में कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। बी बता रहे हैं। तो 22 नंबर जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा, बेन जॉनसन बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन नंबर ए है एडिसन, बी है बेन जॉनसन, सी है मिल्टन, डी है स्पेंसर। तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा था? तो एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, सी है मिल्टन ने और डी है स्पेंसर ने। तेजी में कमेंट कीजिएगा कि आखिर किसने कहा था कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए आना चालू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एडिसन। एडिसन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। कमेंट भी आना चालू हो चुका है तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तेजी में एक बार सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जितने भी प्रश्न हैं इस सारे प्रश्नों को आपको तेजी में देख लेना है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दो लोग जो लिख रहे थे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी है हल्का और स्वच्छ और डी है इनमें से कोई नहीं। तेजी में बताना है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। चलिए रूपाली सी बता रहे हैं, तो तेजी में बताना है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्रोधपूर्ण ऑप्शन नंबर ए था, बी है भारी और ओझिल, सी है हल्का और स्वच्छ और डी है इनमें से कोई नहीं। तेजी में कमेंट कीजिए कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो ये जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अवन ऑप्शन नंबर ए है श्रवण शक्ति, बी है वाक शक्ति, सी है दिव्य शक्ति और डी है स्मरण शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर किसके न होने से वाक शक्ति सॉरी जो सृष्टि है गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर है श्रवण शक्ति, बी है वाक शक्ति, सी है दिव्य शक्ति, सी है स्मरण शक्ति। चलिए
अगर डायरेक्ट हमने आंसर ही बोल दिया है तो इस प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक शक्ति न होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका, बी है भारत, सी है यूरोप, डी है कनाडा। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक है। रूपाली का सी आ रहा है, तो तेजी में कमेंट कीजिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, एक लॉन्ग में पूछ दे या ऑब्जेक्टिव में पूछे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी यूरोप इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल। तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है। इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये जो 28 नंबर प्रश्न है, आप लोग तेजी में कमेंट कीजिए कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है। तो आप लोग उत्तर याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था मैं किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, बी है लुधियाना, सी है जयपुर, डी है लखनऊ। उसने कहा था पाठ में किस शहर का चित्रण है? तेजी में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, बी है लुधियाना, सी है जयपुर, डी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है, तो तेजी में बताना है कि आखिर क्या इसका जवाब होगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए जवाब आ रहा है। बिल्कुल इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अमृतसर, अमृतसर की ही चर्चा इसमें ही बार बार बोलता है कि तेरी कुरमाई हो गई है। चलिए देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, लहना सी के गांव का नाम क्या था? बताना है कि लहना सिंह का गांव का नाम क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है मगर, मी माझे, सी कटरा और डी ऑप्शन है तेलघरिया। तेजी में कमेंट कीजिए और बताना है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी माझे याद रखिएगा, माझे इसका सही जवाब होगा, माझे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लहना सिंह किस पद पर था? चलिए तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए है सूबेदार के, बी है लेफ्टिनेंट के, सी है जमादार की और डी है मेजर की। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि लहना सिंह किस पद पर था। तेजी में कमेंट करना है सभी को कि लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए है सूबेदार, बी लेफ्टिनेंट, सी है जमादार और डी है मेजर। इम्पोर्टेंट है, तो एक बार तेजी में आप लोग कमेंट कीजिए और बताइएगा कि लहना सी जो है आखिर किस पद पर था। तो ये प्रश्न है, आपको उत्तर याद रखना है कि लहना सी किस पद पर था। तो जमादार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमादार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा कि लाना सी की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है किरत सिंह, बी है वजीरा सी, सी है अतर सी और डी है महीप सी। बताइए आप लोग कि लाना सी की मृत्यु आखिर किसके गोद में हुई थी। तेजी में कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप लोग तेजी में एक बार कमेंट कर दीजिए कि लाना सी की जो मृत्यु है आखिर किसके गोद में हुई थी? बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो तेजी में कमेंट करना है सभी को। तो ये जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा, लाना सी की मृत्यु जो है वजीरा सी के गोद में हुई थी। किसके गोद में? तो वजीरा सी के गोद में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है पलटन का विदूषक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हजारा सी, बी है मुख्तार सी है वजीरा सी, डी है कुलदीप सी। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि पलटन का विदूषक तो कौन था? जवाब आना चालू हो चुका है, तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिए कि पलटन का विदूषक कौन था? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा, पलटन के विदूषक कौन थे? तो वजीरा सिंह, रूपाली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, सी है महा सिंह, सी है किरत सिंह, डी है जगधारी सिंह। तेजी में एक बार बताइएगा आप लोग कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, सी है किरत सिंह और डी है जगधारी सिंह। एक बार तेजी में कमेंट कीजिएगा कि आखिर क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तेजी में 6 नंबर जो प्रश्न है आप लोग तेजी में एक बार कमेंट कीजिए कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बिल्कुल जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। बोधा सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। बोधा सिंह बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, भारतीय सिपाहियों में किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जितने लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्यूट बेबी वायरल, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तेजी में कमेंट करना है और बताना है कि जर्मन का जो लप्टन था उसको किसने मार गिराया था? ऑप्शन नंबर ए है सूबेदार ने, बी है बोधा सिंह ने, सी है लाना सिंह ने और डी है वजीरा सिंह ने। तो एक बार तेजी में कमेंट कीजिए और बताइए कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? क्यूट बेबी का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो बताना है कि जर्मन लप्टन को आखिर किसने मार गिराया था? तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लाहना सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो लाहना सी ने। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, सिख राइफल्स के जमादार लाहना सी का नंबर क्या था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 77, बी 105, सी 1805 और डी है 72। तो बताना है कि जो सिख राइफल्स के जमादार लाहना सी का नंबर आखिर क्या था? 77, 105, सी 1805, डी है 72। इम्पोर्टेंट है, तेजी में कमेंट कीजिएगा। जवाब आना चालू हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए 77 बिल्कुल सही जवाब है। क्यूट बेबी, रूपाली और एंजल प्रिया का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? ऑप्शन नंबर ए संजलपुर में, बी है अलावलपुर में और सी है जलालपुर में और डी है लायलपुर में। उत्तर याद रखिएगा, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लायलपुर बिल्कुल सही जवाब होगा, लायलपुर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। नीचे में नंबर लिखा हुआ है 94 732 54 079, ये नंबर स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नहीं तो नीचे में हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपके एग्जाम में डायरेक्ट मदद किया जाएगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, बी है जयपुर राजस्थान में, सी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी है गुजरात में। तेजी में कमेंट कीजिएगा। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तेजी में एक बार बताना है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है देवकी नंदन खत्री, सी है राम गोपाल राम गहमरी और डी है बालकृष्ण भट्ट। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सुखमय जीवन किसकी रचना है?
तो ये जो प्रश्न है आप लोग उत्तर याद रखिएगा, सुखमयी जीवन किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1913, बी है 1912, सी है 1915 और डी है 1900। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार तेजी में कमेंट कीजिएगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1913, बी 1912, सी 1915 और डी है 1900। एंजल प्रिया का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, सॉरी 1915 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्यूट बेबी सी बता रहे हैं। चलिए, तो 13 नंबर प्रश्न का आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में, भी है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जितना तेजी में जवाब दीजिएगा उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है? कमेंट कीजिए। तो कछुआ धर्म किसकी रचना है? तो जवाब आना चालू हो चुका है। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नामवर सी और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी बिल्कुल सही जवाब था एंजल प्रिया का। फिलहाल पुरानी हिंदी रचना किसकी है बताना है। रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर ए है, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी है नामवर सी और डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्यूट बेबी डी, एंजल प्रिया डी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा निबंध निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है, गुलेरी द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए देवाना प्रिय और बी है मजदूरी और प्रेम, सी है पुरानी हिंदी और डी है मुर्सी मोही कुठावे। बताइएगा कि कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है। तेजी में कमेंट कीजिए कि आखिर कौन सी रचना जो है गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। क्यूट बेबी सी बता रहे हैं। तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, खुराई नहीं कुरमाई होता है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, बताइएगा कि खुरमाई का अर्थ क्या होता है? खुरमाई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मंगनी, बी विवाह, सी कड़वी बात, डी है दहेज। तेजी में कमेंट करना है कि आखिर खुरमाई का अर्थ क्या होता है। थोड़ा टाइपिंग यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, मुँह छूट गया, ठीक है? तो बताइएगा कि खुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, सी है कड़वी बात और डी है दहेज। एंजल प्रिया ए बता रहे, क्यूट बेबी ए बिल्कुल सही जवाब। 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, बी है लाना सिंह का भाई, सी है बजिया सिंह का भाई, डी है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बताना है कि बोधा कौन था, इम्पोर्टेंट है। बोधा कौन था? एक बार तेजी में कमेंट कीजिए कि बोधा कौन था। उत्तर याद रखिएगा, बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है इसमें से बताना है। ऑप्शन नंबर ए जूठन रोज, उसने कहा था तिरछ। तेजी में कमेंट करना है कि जूठन होगा, रोज होगा, उसने कहा था या तिरछ होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। सी बिल्कुल सही जवाब है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना क्या है? तो उसने कहा था। बहुत ही सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए है सुखमयी जीवन, बी है बुद्ध का कांटा, सी है उसने कहा था और डी ऑप्शन है कफन। तेजी में बताना है कि कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सुखमयी जीवन, बी है बुद्ध का कांटा, सी है उसने कहा था और डी है कफन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके सेंटर एग्जाम और जो फाइनल एग्जाम में होगा उसमें आने वाला प्रश्न है ये। तेजी में कमेंट करते रहना आप लोगों को। तो 20 नंबर प्रश्न का आप लोग एंजल प्रिया सी बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कौन सी कहानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो है क्या लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, वो बुला रहा है, ठीक है? नहीं,
नहीं की बात है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कफन नहीं लिखा, बाकी उसने सभी लिखा है, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। बाकी जो है कफन को उसने नहीं लिखा है। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर, बी है गुलेर, सी है मनेर और डी है गहमेर। एक बार तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर, बी है गुलेर, सी है मनेर, डी है गहमर। और नेक्स्ट प्रश्न और नेक्स्ट जो है इसमें है बताना है कि आखिर क्या होगा। तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? सिंपल प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है भगत सिंह, सी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और डी है रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? थोड़ा इसमें समय देंगे आप लोग को और ये बताइए। डायरेक्ट आपके सेंटअप एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? द्विवेदी, भारतेंदु, प्रेमचंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको समय दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कहानी है, कौन से युग के थे, ठीक है। बी जवाब आ रहा है, एंजल प्रिया, क्यूट बेबी। चलिए, तो ये जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वह द्विवेदी युग के थे। गलती नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट देखिएगा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए है 2 भाग, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग और डी है 5 भाग। तेजी में बताइएगा आप लोग कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। फटाफट से सभी लोग कमेंट करते रहना है। तो ये जो प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भाग, उत्तर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 7 जुलाई 1882 को, बी है 8 जुलाई 1883 को, सी है 7 जुलाई 1883 को और डी है 8 जुलाई 1890 को। चलिए, इससे पहले 5 बिल्कुल सही था, 5 भागों में विभक्त है। फिलहाल 25 नंबर प्रश्न जो है इसका तेजी में आप लोग जवाब दीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? क्यूट बेबी बी, एंजल प्रिया बी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को, ठीक है, 7 जुलाई। लाना सी किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, बी जूठन, सी तिरिच और डी उसने कहा था। इम्पोर्टेंट है, बताइए कि लहना सी जो है किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। तो इसका 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो लाना सी किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए है चरित्र प्रधान, बी है कर्म प्रधान, सी है धर्म प्रधान और डी है भाव प्रधान। इससे पहले का डी बिल्कुल सही था। फिलहाल 27 नंबर प्रश्न बताइए कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? चरित्र प्रधान, बी है कर्म प्रधान, सी है धर्म प्रधान और डी है भाव प्रधान। डेली आपको 8 बजे ज्वाइन कर लेना है। इंटर के स्टूडेंट को डेली सुबह 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना है। बी जवाब इसका आ रहा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पुरानी हिंदी की रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नामवर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है रामचंद्र शुक्ल।
तेज़ी में कमेंट करते रहना है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो तेज़ी में एक बार जवाब दीजिए, आखिर इसका जवाब क्या होगा? और डेली आप लोग को 8 बजे से जॉइन हो जाना है, इंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर आना चालू हो चुका है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका सही जवाब होगा। एंजल प्रिया डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूट बेबी का बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह का चाचा, बी है लहना सिंह का भतीजा, सी है लहना सिंह का भाई और डी है लहना सिंह का मित्र। बताइएगा, किरत सिंह कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाना सिंह का चाचा, बी है लाना सिंह का भतीजा, सी है लाना सिंह का भाई और डी ऑप्शन है लाना सिंह का मित्र। किरत सिंह कौन था? तो उत्तर याद रखिएगा, किरत सिंह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा। लाना सिंह का भाई नहीं होगा, लहना सिंह का भतीजा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर ए है तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी ऑप्शन है तेरी कुरमाई हो गई और डी है तेरी शादी हो गई। तो तेजी में बताइएगा, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? जवाब आना चालू हो चुका है, तो बिल्कुल ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंजल प्रिया क्यूट भी सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 10, सी है 5 और डी है 20। तेजी में एक बार बताइएगा आप लोग कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 10, सी है 5, डी है 20। ऑप्शन नंबर बी 10 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है भाई, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। बताइएगा कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर हम लोग दे रहे हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग ज्वाइन नहीं है उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और आपको यहीं पर जो है जितने भी वायरल प्रश्न हैं सारे प्रश्न को करवाया जाएगा और दिया भी जाएगा, ठीक है? बार-बार नहीं बोल सकते लेकिन एक बार बता दिए आप लोग, ज़रूर जॉइन हो जाइएगा। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मामा, जितने लोगों ने कमेंट किया है बिल्कुल सही जवाब है, मामा रहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर ए है वजीरा सिंह को, बी है बोधा सिंह को, सी है किरत सिंह को और डी है अतर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए है वजीरा सिंह, बी है बोधा सिंह, सी है किरत सिंह, डी है अतर सिंह। तेजी में एक बार बताना है आप लोगों को कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने बुलाने के लिए किसे भेजता है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह से, बी है लहना सिंह से, सी है किरत सिंह से और डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है आप लोगों को कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र के रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन नंबर ए है वजीरा सिंह, लहना सिंह, किरत सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। क्यूट बेबी वायरल बी, एंजल प्रिया बी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखिएगा, लहना सिंह को बोलता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो लहना सिंह बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए है हजारी सिंह, बी है किरत सिंह, सी है वजीरा सिंह और डी है अतर सिंह। बताइए आप लोग कि लहना सिंह का जो है सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह और डी है अतर सिंह।
तो ये जो प्रश्न है कि लाहना सी का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वजीरा सी, याद रखिएगा वजीरा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि लाहना सी के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़, बी है अमृतसर, सी है लुधियाना और डी है जयपुर। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा कि लाहना सी के मामा कहाँ के रहने वाले थे। चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, डी जयपुर। ऑप्शन नंबर बी अमृतसर बिल्कुल सही जवाब होगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताइएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए 1915, बी 1920, सी 1922, डी है 1925। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो बिल्कुल सही जवाब 1915। 1915 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए 1915। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है लाल बहादुर शास्त्री। बताइएगा कि आखिर किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा कि आखिर किसने बोला था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। एंजल प्रिया, क्यूट बेबी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितने मीलों जाना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है अपोलो अस्पताल, बी है श्री राम नर्सिंग होम, सी है पीएमसीएच पटना और डी है वेलिंगटन नर्सिंग होम। ई ऑप्शन नहीं है। डी, डी बताया बिल्कुल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलिंगडन। विलिंगडन इसका सही जवाब होगा। किसका दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो तेजी में बताइएगा जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रहमान, बी है डॉक्टर इरफान, सी है डॉक्टर मकबूल और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर एजाज। एक बार आप लोग तेजी में बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर थे उसका नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रहमान। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न का डॉक्टर रहमान जवाब हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन नंबर है स्वामी रामतीर्थ की, बी है स्वामी सत्यदेव की, सी है स्वामी विवेकानंद की और डी है स्वामी सहजानंद की। एक बार तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, इम्पोर्टेंट है। सी, बी अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। स्वामी सत्यदेव। एंजल प्रिया बिल्कुल सही जवाब है। स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर जयप्रकाश जी को अमेरिका जाने का मन किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है आत्मानंद जी, बी है शिवानंद गोस्वामी, सी है सदानंद जी और डी है शारदानंद जी। एक बार बताइएगा कि आखिर क्या इसका जवाब होगा।
फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बी जवाब आ रहा है। तो ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सी। एंजल प्रिया का बिल्कुल सही जवाब है, सदानंद इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उमाशंकर दीक्षित को, बी है शीला दीक्षित को, सी है सुरेंद्र दीक्षित को और डी है हृदय नारायण दीक्षित को। तेजी में कमेंट कीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसीलिए इस प्रश्न को हमने भी रखा है कि आखिर ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? एंजल प्रिया ए, क्यूट बेबी वायरल ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग याद रखिएगा, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए है, बी है पटना साइंस कॉलेज, सी है हिंदू विश्वविद्यालय और सी है बिहार विद्यापीठ। तेजी में कमेंट कीजिए और बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बी जवाब आ रहा है। तो तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा कि आखिर जवाब क्या होगा इसका, कि जयप्रकाश नारायण जी डी बता रहे बिहार विद्यापीठ। अंजल प्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश नारायण जी ने आईएससी की परीक्षा जो है बिहार विद्यापीठ से पास की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लेनिन की मृत्यु, ये तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी बताइए कि लेनिन की मृत्यु आखिर कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925, बी 1932, सी है 1938, डी है 1924। तेजी में एक बार कमेंट कीजिए कि लेनिन की मृत्यु। 24 जवाब आ रहा है। बिल्कुल, 1924 इसका सही जवाब होगा। लेनिन की मृत्यु वर्ष 1924 में हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, भी है 1907, डायरेक्ट उत्तर देख लीजिए। जयप्रकाश जी जो मार्क्सवादी भी है 1924 में ही बने थे। लेनिन का मृत्यु भी 1924 में ही हुआ था। अगला देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सत्यकाम, बी है कुरुक्षेत्र, सी है उस जनपद का कवि हूँ, डी है मैला आंचल। बताइएगा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सत्यकाम, बी है कुरुक्षेत्र और डी है उस जनपद का कवि हूँ, डी है मैला आंचल। तेजी में एक बार कमेंट कीजिएगा, अब खत्म ही होने वाला है लाइव, ज़्यादा देर नहीं होगा, 2 से 3 मिनट और। 4 मिनट में लाइव खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो 4 मिनट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मैला आंचल। क्वेश्चन का कमी नहीं है, आप लोग जवाब देते रहिए। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए सॉरी सॉरी 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी उत्तर आ गया है, तो देख लीजिए। अगला देखिएगा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर ए है, बी है जयप्रकाश नारायण को, सी है महाकवि जायसी को और डी है बाल गंगाधर तिलक को। बताइए किसे हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं? लोकनायक। बी जवाब आ रहा है। सभी लोग दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और डेली 8 बजे आप लोगों को क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तेजी में एक बार बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जन्म, ठीक है? 11 अक्टूबर 1902, बी है 8 अक्टूबर 1904, सी है 8 सितंबर 1903, डी है 18 अक्टूबर 1902। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। लीलावती देवी, अमरावती देवी, सी है प्रभावती देवी और डी है प्रभा सिन्हा। क्या होगा, एक बार तेजी में आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी प्रभावती देवी। प्रभावती देवी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है जयप्रकाश नारायण। बताइएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया किसकी जो है रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। फटाफट से कमेंट कीजिए, मात्र 4 प्रश्न और करते हैं, ज़्यादा नहीं। तेजी में कर लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट के अंदर में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो आप लोग उत्तर याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला देखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952, 1949, सी 1947, डी 1962। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन VVI। तो 17 नंबर प्रश्न का आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 1952। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? 1990, 1998, बी है 1978 और डी है 1974। भारत रत्न कब मिला था जयप्रकाश नारायण को? ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, आगे भी आपको बहुत काम देने वाला है। जब इंटर फाइनल भी कर लीजिएगा तो आगे भी ये प्रश्न बहुत काम देने वाला है, ठीक है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है 1988 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन लाल महतो वियोगी, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है जयशंकर प्रसाद। तो सभी लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है उर्वशी रचना, इसी के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। चलिए लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए, वायरल क्वेश्चन के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के अबाउट दोनों जगह दे दिए हैं, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पे बस मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।